नमस्कार। साल 1919 के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दौर था जब एक शख्स के आने से पूरा देश एक नए रास्ते पर चल पड़ा। तो चलिए आज हम भारत में राष्ट्रवाद के उसी दौर को समझते हैं, गांधी युग का उदय। तो चलिए इसी बड़े सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक लड़ाई जो हजारों मील दूर यूरोप में लड़ी जा रही थी, उसने भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में आज़ादी की आग को और कैसे तेज कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में एक ऐसी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उथल-पुथल मचा दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व युद्ध और उसके प्रभावों की। देखिए, युद्ध का जो पहला और सबसे सीधा असर हुआ, उसने भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही तरह से कमर तोड़कर रख दी। तो चलिए देखते हैं कि एक आम भारतीय की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा। देखिए, अंग्रेजी सरकार को लड़ाई के लिए पैसा चाहिए था, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारी भरकम कर्जे लिए और टैक्स का सारा बोझ सीधा जनता पर डाल दिया। एक नया टैक्स भी शुरू किया गया, इनकम टैक्स। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो चीजें 1913 में मान लीजिए 1 रुपए की मिलती थी, वही 1918 तक आते आते दोगुनी यानी 2 रुपए की हो गई। कीमतें बस आसमान छू रही थीं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। गांव से नौजवानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर फौज में भर्ती किया जा रहा था। इससे हर घर में गुस्सा भी था और डर भी। और मानो इतना काफी ना हो तो कुदरत ने भी साथ छोड़ दिया और फसलें भी खराब हो गई। एक तो महंगाई और जबरदस्ती भर्ती से लोग पहले ही तंग आ चुके थे कि तभी एक और तबाही आ गई। एक तरफ अकाल पड़ा और दूसरी तरफ फैल गई फ्लू की महामारी। आपको अंदाजा है कि इन दोनों वजहों से भारत में कितने लोगों की जान गई? 1921 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि ये संख्या 120 से 130 लाख थी, 1 करोड़ से भी ज्यादा। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि युद्ध खत्म होगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनकी मुश्किलें तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी। चारों तरफ ऐसी निराशा और गुस्सा फैला हुआ था। ठीक उसी वक्त भारत में संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया विचार सामने आया, और इस विचार को लेकर आए थे महात्मा गांधी। वो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और वो विचार था सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई धरना या प्रदर्शन नहीं था। इसका जो मूल विचार था वो ये था कि अगर आपकी लड़ाई सत्य के लिए है, अगर आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको जीतने के लिए किसी शारीरिक बल की, किसी लाठी या बंदूक की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत खुद आपका सत्य है। गांधी जी का ये मानना था कि हमें दुश्मन को मारना नहीं है, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर उसकी अंतरात्मा को जगाना है, और जंग ऐसे ही जीती जा सकती है। और गांधी जी ने सिर्फ इस विचार की बातें ही नहीं की, बल्कि इसे अमल में लाकर भी दिखाया। सबसे पहले 1917 में वो बिहार के चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर उसी साल 1917 में ही वो गुजरात के खेड़ा जिले गए, वहां के किसानों की लगान माफी के लिए सत्याग्रह किया। और फिर 1918 में वो अहमदाबाद पहुंचे, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के हक के लिए। और एक के बाद एक ये तीनों ही आंदोलन कामयाब रहे, और यहीं से पूरे देश में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई। तो गांधी जी ने फैसला किया कि अब सत्याग्रह को एक बड़े यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आजमाया जाए। और इसकी वजह बनी अंग्रेजों की एक नई और बहुत ही खतरनाक चाल, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। जरा सोच कर, कानून अंग्रेजी सरकार को कितनी भयानक ताकत देता था। ये 1919 में पास हुआ था। इसके तहत सरकार किसी भी राजनीतिक कैदी को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। मतलब ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील। ये तो सीधे सीधे लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उन पर हमला था। गांधी जी ने इसी काले कानून के खिलाफ एक देशव्यापी अहिंसक आंदोलन का ऐलान कर दिया। रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हो तो रहा था और काफी हद तक शांतिपूर्ण भी था, लेकिन अमृतसर में ये शांति एक ऐसे खूनी मंजर में बदलने वाली थी जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये वो तारीख है जो हमारे इतिहास में हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था?
देखिए, वो दिन बैसाखी का था, तो आसपास के गांवों से बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में अमृतसर में लगे सालाना बैसाखी मेले में शामिल होने आए थे। इनमें से कई लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। अब ये जो बाग था, ये चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को ये पता ही नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ से लैस सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवा दिए और बिना किसी चेतावनी के उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। बाद में जब डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि वो सत्याग्रहियों के दिमाग में दहशत और आतंक की भावना पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। और जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, सड़कों पर उतर आए। हर तरफ हड़तालें होने लगीं, पुलिस से मोर्चे लिए गए। अब जब हिंसा फैलने लगी तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। लेकिन इस एक हत्याकांड ने उन्हें एक बात साफ साफ समझा दी थी कि अब छोटे मोटे आंदोलनों से काम नहीं चलने वाला। अब जरूरत थी एक बहुत बड़े, एक देशव्यापी आंदोलन की, जो अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दे। और यहीं से असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार होनी शुरू हुई। लेकिन गांधी जी एक बात बिल्कुल साफ-साफ सभी भारतीयों को एक साथ लाना होगा। उनका यह दृढ़ मानना था कि कोई भी बड़ा जन आंदोलन तब तक सफल हो ही नहीं सकता जब तक भारत के दो सबसे बड़े समुदाय, हिंदू और मुसलमान, एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ना लड़ें। और इन दोनों समुदायों को एक साथ लाने का एक बड़ा मौका भी मिल गया, और वो था खिलाफत का मुद्दा। हुआ ये था कि पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, और ये अफवाहें जोरों पर थीं कि अंग्रेज तुर्की के खलीफा, जिन्हें पूरी दुनिया के मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, उनकी शक्तियां छीनने वाले हैं। जाहिर है, इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी को इसी में एक अवसर दिखा। उन्होंने खिलाफत के सवाल को स्वराज की मांग के साथ जोड़ दिया, और इस तरह दो अलग अलग मांगें एक होकर एक बड़े आंदोलन का साझा मंच बन गई। अब गांधी जी की जो योजना थी वो बहुत साफ थी और स्टेप बाय स्टेप थी। ये अंग्रेजी शासन को बिना हिंसा के पूरी तरह से ठप कर देने का एक तरीका था। पहला कदम क्या था? सरकार ने जो पदवियां दी हैं, जो सम्मान दिए हैं, उन्हें लौटा दो। दूसरा कदम, सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, स्कूल, हर चीज का बहिष्कार करो। विदेशी सामान का, खासकर कपड़ों का बहिष्कार करो। और अगर इन सब के बाद भी सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, तो फिर आखिरी चरण में पूरे देश में सवने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से सरकार के कानून तोड़ने का अभियान। वैसे कांग्रेस के अंदर भी इस योजना को लेकर काफी बहस हुई। कुछ बड़े नेता थे जो आने वाले चुनावों का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि आंदोलन में हिंसा हो सकती है। लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग के कार्यक्रम पर मोहर लगा दी गई। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। पूरा देश एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए कमर कस चुका था। और फिर जनवरी 1921 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। पूरे देश ने स्वराज का नारा तो बुलंद किया, लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, गांव में काम करने वाले किसान के लिए और चाय के बागानों में खटने वाले मजदूर के लिए, इन सभी के लिए स्वराज का मतलब एक ही था, या फिर हर किसी के लिए आज़ादी के मायने कुछ और थे? इस सवाल का जवाब ही हमें इस आंदोलन की असली कहानी बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इतिहास और शिक्षा से जुड़े ऐसे ही विषयों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो देश, धर्म, शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।